अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और साथ ही साथ #हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। हमारा आज का मौजू है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसको उर्दू में बड़ी आंत की सोजिश या बड़ी आंत का अल्सर भी कहा जाता है। आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इस बीमारी से अपने आप को और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रॉनिक बीमारी है जो कि IBD के नाम से भी जानी जाती है, जिसकी खुसूसियात अक्सर ब्लडी डायरिया, जिसे हम उर्दू में पेचिश कहते हैं, उससे भी होती है, जिसमें मुदाफ़ती निज़ाम यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम गैर मामूली रद्द-ए-अमल के मुताबिक हमारी बड़ी आंत में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के लाइनिंग पर सोजिश क्रिएट करता है, जिसे अंग्रेज़ी में इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। और अमूमी तौर पर इसी सोजिश के बायस लोगों को पेचिश या खूनी पेचिश भी हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की तादाद लोगों में तेज़ी से बढ़ भी रही है और एक रिसर्च के मुताबिक 15 से 30 साल की उम्र के लोगों में ये बीमारी अमूमी तौर पर ज़्यादा पाई जाती है। आज इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फैसल अजीज़, जो कि MBBS MCPS मेडिसिन और साथ ही साथ FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी हैं। साथ ही साथ मेंबर अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यानी MACG के भी मेंबर हैं, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और साथ ही साथ एंडोस्कोपिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त आजकल निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मुल्तान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अल्सर से और इन तमाम बीमारियों से जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का हिस्सा हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। लेके चलते हैं आपको डॉक्टर साहब की तरफ। जी जनाब, प्रोग्राम में वेलकम करते हैं डॉक्टर फैसल अजीज़ को, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मैडम। जी अल्लाह पाक का बहुत डॉक्टर साहब आज का हमारा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आज का हमारा मौजू बड़ी आंत के अल्सर, जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कहते हैं, वो हमारा मौजू है। मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आप हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को सहल अंदाज में आज के टॉपिक के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ अहम इंफॉर्मेशन ज़रूर बताएं। और इसी सिलसिले में आपसे पहला सवाल मैं करूँगी कि बेसिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है? जी मैडम, देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे कि आपने कहा कि बड़ी आंत की अमूमन बीमारी है जिसमें बड़ी आंत के अंदर मुख्तलिफ किस्म के छाले, सादा ज़बान में अगर हम कहें कि अल्सर बन जाते हैं या छाले बन जाते हैं या बड़ी आंत की सूजन हो जाती है और उसके बाद उसकी कई पेचीदगियाँ हो जाती हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये बड़ी आंत की ऐसी बीमारी है जिसकी में आंत के अंदर सूजन, आंत के अंदर छाले या उनकी पेचीदगियाँ हो जाती हैं। तो ये सादा लफ्ज़ों में हम इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, जाहिर है कि आप डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, आप रोज़मर्रा की बेसिस पे पेशेंट्स को डील करते हैं। आपके ख़्याल में ऐसे कौन से ख़तरे वाले अवामिल हैं जिनकी बेसिक वजूहात बनती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की, कि जिसकी वजह से ये बन जाता है या इसका सबब पैदा होता है? जी देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस की एज सच तो हम कुछ इस तरह नहीं कह सकते कि पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ये चंद वजूहात, लेकिन ये कहा जाता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें कि इंसान के अपने जो खुले हैं वो बड़ी आंत के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो बड़ी आंत में नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, वो भी बड़ी आंत में सूजन का बायस बन सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसमें मतलब डाइटरी फैक्टर्स हैं और इसके अलावा पानी एक सोर्स है। इनका भी रोल कुछ हद तक कहा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि एक ऑटोइम्यून बीमारी है और ये जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो क्या इसकी कुछ इक़साम भी हैं जिसको आप कैटेगराइज करते हैं या जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो अभी इस स्टेज से इस स्टेज तक पहुंच गया है बीमारी की नौयत में? जी बिल्कुल, अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, उनकी बेस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। एक तो ये कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की क्लासिफिकेशन उसकी एक्सटेंट के ऊपर है कि वो आंत के भी, बड़ी आंत के भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम वगैरह। तो इस बेस पे भी हम डिवाइड करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस को। उसके अलावा इस अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम इसकी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज़, मतलब ये कि कम संजीदा, ज़्यादा संजीदा बीमारी में भी हम कैटेगराइज करते हैं। तो ये मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन हैं और उसके फिर मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं, जिसमें एंडोस्कोपिक क्राइटेरिया हैं,
कुछ ब्लड टेस्ट के क्राइटेरिया हैं जिसकी बेस पर हम, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि मरीज़ की जो सिम्टम्स हैं जी उसकी बेस पर हम हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं और उस हिसाब से उनका फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बात की सिम्टम्स की, तो किसी भी आम इंसान को ये कैसे मालूम हो कि उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यानी कि जो आम बेसिक अलामात हैं डॉक्टर साहब वो क्या होती हैं इस बीमारी की? जी देखिए, सबसे बड़ी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस मुख्तलिफ अलामात के साथ हमारे पास पेश हो सकती है। अमूमन जो हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हमारे सेटअप में हमारे मरीज जो आते हैं वो ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ यानी पखाने वाले रास्ते के में खून के साथ पेश होते हैं। सही। सबसे बड़ी अलामत ये है कि अमूमन मरीज ये समझते हैं कि उनको बवासीर का मसला है, हालांकि उनको बवासीर का मसला नहीं होता। इसके अलावा उनको ब्लडी डायरिया यानी पेचिस, जिसको हम हमारे मरीज खून वाली पेचिस कहते हैं, ये हो सकता है। इसके अलावा पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन हो सकता है पेशेंट को। ये 3-4 मेजर सिम्टम्स हैं। इसके अलावा इसकी कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं जो कि अमूमन कम प्रेजेंट होती हैं, जिसमें बुखार है, वीकनेस है, कमज़ोरी है, खून की कमी है, और इसके अलावा ये इंटेस्टाइन की सिम्टम्स हैं, आंत की अलामत है। इसके अलावा आंत के अलावा भी कई सिम्टम्स हैं जिसमें जल्द की अलामत हो सकती हैं, गुर्दे में कुछ मसाइल हो सकते हैं, क्रिएटिनिन वगैरह। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की सिम्टम्स मुख्तलिफ होती हैं, डिपेंड करता है कि मरीज की बीमारी किस हिस्से में है, किस नौयत पर है और किस स्टेज के ऊपर है, और मरीज की वेरी करते हैं सिम्टम्स के हिसाब से। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें ज़्यादा और आसान अंदाज में, तो आप हमें बता सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी उम्रें हैं या उम्र के कौन से हिस्से में ज़्यादातर अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो बीमारी है वो ज़्यादा पाई जाती है? जी बिल्कुल, देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस की उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है। ये जो जैसे मैंने कहा कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, अमूमन ये जो है वो मिडिल एज जो 20 से लेकर अर्ली 40s इस एज में ज़्यादा है, मगर कोई भी एज अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए प्रोटेक्टिव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी एज में ये नहीं हो सकती, किसी भी एज में हो सकती है। ज़्यादा जो है यंग और मिडिल एज लोगों में अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर जब हम बड़ी आंत की सूजश की बात करते हैं, या जैसे अभी आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें आसानी से बताया, तो डॉक्टर साहब इसमें खुराक या इस किस्म की खुराक जो कि मुनासिब नहीं है, तेज़ाबियत वाले खाने हैं, या स्ट्रेस है, या आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ये तमाम चीज़ें डॉक्टर साहब इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस बीमारी को बढ़ाने में? जी बिल्कुल, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसी, हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई खुराक ऐसी है जिसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो है, मगर कई खुराक ऐसी हैं जिनकी वजह से आपकी जो बीमारी है वो बढ़ सकती है, या उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ सकती हैं। वो स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी नौयत के ऊपर डिपेंड करता है। सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर मरीज़ साफ़ सुथरी और अच्छी खुराक इस्तेमाल करे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो मरीज़ हैं उनकी बीमारी कंट्रोल में रहती है। और हम कोशिश करते हैं, बल्कि अब तो ये हो गया कि दवाइयों की बजाय हम अर्ली डिजीज़ को डाइट और न्यूट्रिशन से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत और सहल अंदाज में आपने हमें आज के टॉपिक की काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी की। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की बेसिकली तशख़ीस कैसे होती है, इसका क्या मरहला होता है? अगर कोई पेशेंट इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाए तो वो क्या सोच लेके जाए कि इसकी तशख़ीस किस बेसिस पर हो रही है, और उस तशख़ीस के बाद फिर डॉक्टर साहब इसका इलाज जो है वो किस तरीके से किया जाता है, कितना लॉन्ग टर्म चलता है, ज़रा सा हमें ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हमें ये कम्युनिटी को रियलाइज़ कराना ज़रूरी है। जैसे हमारी कम्युनिटी हेमाराइड्स के बारे में जानती है, इसी तरह वो आईबीडी या अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में भी उनको पता होना चाहिए कि ये भी पखाने से खून आने की वजह जो है वो सिर्फ हेमाराइड्स नहीं है, कोई और बीमारी भी हो सकती है जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस टॉप के ऊपर है। जी। तो सबसे पहले तो ये कि हमारी कम्युनिटी को पता हो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी भी हो सकती है। तो दूसरा ये कि जब भी आपको पखाने से खून है या पेट में जो मैंने अलामात बताई हैं, दर्द है और खून की पेचिस है, तो इसके लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट, मेदे जिगर के स्पेशलिस्ट से रब्ता करना चाहिए, और ताकि आपकी जो बीमारी है वो तशखीस हो सके। जो मेदे जिगर के स्पेशलिस्ट हैं वो इस बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोसिस हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। सबसे पहले मरीज़ की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, जो सिम्टम्स मैंने बताई वो देखते हैं, मज़ीद सिम्टम्स पूछते हैं। एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, उनके वाइटल्स, उनका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन,
और उसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं, ब्लड के टेस्ट हैं, कुछ एंडोस्कोप या कोलोनोस्कोपी के जरिए इसका डायग्नोसिस होता है, कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट हैं जो कुछ केसेस में हमें ज़रूरत होते हैं, अदरवाइज हम ज़्यादातर ब्लड और एंडोस्कोपिक टेस्ट जो है इससे डायग्नोज करते हैं पेशेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल अजीज़ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फ़ी अमान अल्लाह। जी मोस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों के मुतालिक आप तमाम लोगों को आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं आदमजी फार्मा सर्विसेज के फेसबुक के पेज पर भी और आदमजी फार्मा सर्विसेज के यूट्यूब के चैनल पर भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के प्रोग्राम से फ़ायदा होगा और आप इन प्रोग्राम्स को, इन सेशंस को आगे शेयर भी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में, किसी और बेहतरीन प्रोग्राम के साथ, किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।